नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचतंत्र के बारे में। पंचतंत्र जो है कहानियों का एक संग्रह है और इस कहानियों में है क्या, नीति के बारे में बताया गया है। हमारे समाज में, जो भारतीय समाज है हमारे, इसमें क्या है, नीति है, नीति शास्त्र है। मनु का हो गया, शुक्र का हो गया, चाणक्य का हो गया। इनके जो नीति वाक्य हैं उनको जो है कि कथा के रूप में दिखाया गया है, कथा में उसको मैसेज के रूप में डाला गया है। ठीक है, जैसे कोई फिल्म बनती है तो उसमें कोई मैसेज डाला जाता है कि समाज को ये सीख मिले। उसी तरह क्या है, जो भी ये मनु के नीति शास्त्र हैं, जो भी शुक्र के नीति शास्त्र है, जो भी चाणक्य के नीति शास्त्र है, उनको जो है कि इस कथा में क्या किया गया है, कहानी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। और इसमें इतना अच्छे ढंग से बताया गया है कि जो मंद से मंद बुद्धि वाला भी होगा तो इस कथाओं को पढ़ करके, इस कहानियों को पढ़ करके गहन से गहन अध्ययन कर सकता है। इतना बेहतरीन ढंग से इसमें बताया गया है। तो पंचतंत्र जो है ये पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखा गया है और ये संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, इसका जो हिंदी रूपांतरण किया है सत्यकाम विद्लांकर जी ने किया है। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये जो है कि रचित है पंचतंत्र। थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि पंचतंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, होता क्या है कि भारत के दक्षिणी हिस्से में एक महिला रूप में नाम का एक शहर हुआ करता है। ठीक है, नगर हुआ करता है। उसके एक राजा हुआ करते हैं अमर शक्ति नाम के, और बहुत प्रतापी राजा रहते हैं, बहुत दानी राजा रहते हैं, बहुत ही बेहतरीन राजा रहते हैं। और उनका दुख ये रहता है कि उनके 3 पुत्र रहते हैं। 3 पुत्र, पहला पुत्र था उनका बाहुशक्ति, दूसरा था उनका उग्र शक्ति और तीसरा पुत्र था अनंत शक्ति। और ये तीनों के तीनों उतने ही मूर्ख थे और उतने ही अहंकारी थे। ठीक है, जो अमर शक्ति राजा थे वो बहुत बेहतरीन राजा थे, बहुत दानी थे, बहुत करुणानिधि थे, बहुत बेहतरीन, जितना भी कह लिया जाए। लेकिन उनके जो पुत्र थे बहुत मूर्ख थे, अभिमानी थे, अहंकारी थे। तो इनको पढ़ने लिखने में सब उसी तरीके से थे। मूर्ख मतलब क्या, जो पढ़ा लिखा नहीं हो। ठीक है, तो इनको बहुत चिंता होती है अमर शक्ति को, जो राजा रहते हैं। कहते हैं कि यार कैसे किया जाए इनको, मतलब कि शिक्षा प्रदान कैसे की जाए। तो एक बार क्या होते हैं, वो सभा बुलाते हैं, जो भी मंत्री रहते हैं उससे सलाह लेते हैं कि देखिए हमारे 3 राजकुमार हैं और इनको क्या करना, हमें पढ़ाना है, सिखाना है, आगे चल के यही लोग राजा बनेंगे, क्या किया जाए। तो उनका एक मंत्री होता है सुमति। तो सुमति कहते हैं कि देखिए एक आचार्य हैं पंडित विष्णु शर्मा जी, और बहुत बेहतरीन आचार्य हैं। ठीक है, उनसे चलिए बात करके देखते हैं और वो पढ़ा देंगे तो सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो राजा वहाँ जाते हैं और कहते हैं पंडित विष्णु शर्मा से जिसे कि देखिए मेरा जो 3 पुत्र है इनको आप पढ़ा दीजिए, सिखा दीजिए। और देखिए ये लोग तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इनको पढ़ाना है और बहुत बेहतरीन इंसान बनाना है। एक राजा जैसा होता है सब चीज़ से सर्वगुण संपन्न, वैसा आपको बना देना है। और आप ऐसा बना दीजिएगा तो मैं आपको 100 गाँव आपको दे दूँगा। तो विष्णु शर्मा हंसने लगते हैं, कहते नहीं नहीं राजन, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे, 100 गाँव नहीं चाहिए। मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ कि मैं इन लोगों को 6 महीने में पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, सारा चीज़, एक राजा बनने लायक इनको मैं बना दूंगा, मात्र 6 महीने में। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया 6 महीने के अंदर में, तो आप मुझे क्या करना, मृत्यु दंड दे देना। तो राजा साहब और खुश हो जाते हैं कि वाह यार क्या बात है, ये तो 100 गाँव भी नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि बहुत कम ही समय में ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है 6 महीने में हम इतना बेहतरीन पढ़ा दूंगा कि ये जो है कि राजा बनने लायक बन जाएंगे। तो अमर शक्ति राजा रहते हैं, उनको बहुत खुशी होती है, कहते चलिए ठीक है, आज से ये तीनों पुत्र आपके हवाले, आप इसको 6 महीने में राजा बनने लायक आप इनको बना दीजिए। ठीक है, तो पंडित विष्णु शर्मा उनको बुला के ले आते हैं तीनों बच्चों को अपने गुरुकुल में, और गुरुकुल में क्या करते हैं, वो शिक्षा देना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होती है पंचतंत्र की। ठीक है, तो पंचतंत्र जब उनको सारा कहानी सिखा देते हैं, समझा देते हैं, तो फिर बाद में वो क्या करते हैं, बैठ के इसको लिखने लगते हैं। ठीक है, जो भी कहानी उन्होंने उस बच्चे को सिखाया था, उन तीनों राजकुमारों को, तो उनको क्या करते हैं, वो बैठ करके लिखने लगते हैं कि चलो ठीक है, अब इतना अच्छा तो पढ़ा दिया, देखिए 6 महीने के अंदर में हम इन लोगों को राजा बनने लायक बना दिया, जो मूर्ख लड़का था। तो क्या करते हैं, इसको ना लिख के रख लेते हैं, ताकि आगे भी इसको, आगे के जो बच्चे होंगे उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, लिखने लगते हैं। और कहा जाता है कि जब वो लिखते रहते हैं तो उनकी जो आयु रहती है 80 वर्ष। बताइए,
80 वर्ष की उम्र में वो लिखना पढ़ना कभी नहीं छोड़ते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो 80 वर्ष की उनकी आयु रहती है तो उनको क्या करते हैं, वो लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि जो कहानी है इसको 5 तंत्र में बांटा गया है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पंचतंत्र। ठीक है, तंत्र क्या है, तंत्र मतलब अलग अलग रूप की शिक्षा। ठीक है, हमारे जो है कि जीवन है उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं आती है। मान लीजिए कि हमारे दोस्त है, उसमें मनमुटाव हो गया, उसको कैसे मनाना है, राज्य कैसे चलाना है, ठीक है, भेद कैसे जाना जाए, ये सब अलग अलग तंत्र है। ठीक है, तो एक राजकुमार को क्या शिक्षा देनी चाहिए वही बताए थे पंडित विष्णु शर्मा ने उन लोगों को। तो इस कहानियों को मुख्यतः 5 भागों में उन्होंने बांटा था। ठीक है, तो पहला जो भाग होता है उसका होता है मित्र भेद। ठीक है, मैं को दिखा देता हूँ एक बार। मित्र भेद का मतलब मित्रों में मनमुटाव या अलगाव। ठीक है, तो पहला हो गया तंत्र मित्र भेद। दूसरा हो गया मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, यानी कि मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ। ठीक, तो दूसरा हो गया मित्र लाभ। तीसरा हो गया आपका काकोलुकियम। ठीक है, कौवे एवं उल्लुओं की कथा। तो इसमें क्या है, कौवे और उल्लुओं की कथाएं हैं। तीसरा तंत्र है लब्ध प्रणासम। ठीक है, यानी कि मृत्यु और विनाश के आने पर यदि जान पर आ बने तो हमें क्या करना है। ठीक है, यदि हमारे मृत्यु आ जाए या विनाश आ जाए हमारे सामने, यदि हमारे जान पे कुछ पड़ जाए तो उस समय हमें क्या करना है, उस प्रकार के जो है कि उसमें क्या नीति हमें लगेगी उसके बारे में हमें देखना है। तो ये हो गया लब्ध प्रणासम में। ठीक है, पांचवा है और अंतिम है अपरिचित कारकम, जैसे कि जिसको परखा नहीं गया हो और उसे करने से पहले सावधान रहे या हड़बड़ी में कदम ना उठाएं। ठीक है, मान लीजिए किसी को आपने परखा नहीं और उसको बिना सावधान हुए काम कर लिए, ठीक है, हड़बड़ी में कदम उठा लिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उसके बारे में आपको शिक्षा दी जाएगी यहाँ पे अपरिचितम कारकम के तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गया, पहला हो गया मित्र भेद, दूसरा हो गया मित्र लाभ, तीसरा हो गया आपका काकोलुकियम और चौथा हो गया लब्ध प्रणासम और पांचवा अपरिचित कारकम। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज पहला तंत्र मित्र भेद के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं यहाँ पे पंचतंत्र कहानी। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिला रोप्य नाम के नगर में एक वर्धमान नाम का एक वाणिक पुत्र रहता है। ठीक है, वाणिक पुत्र मतलब जो है कि जो व्यापार करने वाला व्यक्ति होता है उसको वाणिक पुत्र बोलते हैं। ठीक है, तो महिला रोप्य नामक नगर में, ठीक है, यानी कि उसी नगर का जिस नगर के वो राजकुमार रहते हैं। ठीक, उसमें धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, यानी कि धर्मयुक्त रीति से यानी अच्छे तरीके से किया गया था, उन्होंने अपना धन बनाया था। ठीक है, अच्छे से कमाया था, किंतु उतने से संतोष नहीं था, लेकिन वो उतने में संतोष नहीं थे। ठीक है, इतना पैसा होने के बाद भी वो संतोष नाम का उनके अंदर कोई चीज़ नहीं था, संतुष्टि नहीं था। ठीक है, और भी अधिक धन कमाने की उनमें इच्छा थी। किन में इच्छा थी, वर्धमान नाम का जो वाणिक पुत्र था उनका। ठीक है, हमें देता है यहाँ पे, देखिए नीति यहाँ लिखा हुआ है, 6 उपाय से ही धनोपार्जन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 6 उपाय हैं जिससे आप धन का उपार्जन कर सकते हैं, धन इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए नीति है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या है, मनु का, शुक्र का, चाणक्य का नीति के रूप में दिखाया गया इसमें, इस कहानी में। देखिए यहाँ से एक नीति चालू हो गया। ठीक है, 6 उपाय हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, धनोपार्जन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सीख है। ठीक है, तो कहते हैं पहला क्या है, भिक्षा, यानी कि आप क्या कीजिए, भिक्षा मांगिए किसी से, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, धन इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते आपको ये भिक्षा मांगने से क्या धन इकट्ठा होगा, मान लेते भिक्षा वही मांगेगा ना जिसके पास पैसा नहीं हो, खाने के लिए नहीं हो। ठीक है, तो भिक्षा मांगने से भी क्या होता है, धन इकट्ठा होता है। दूसरा हो गया राज सेवा। ठीक है, यानी कि राजा की सेवा। देखिए राजा की सेवा मतलब यहाँ पे हो गया नौकरी, यानी कि जॉब। ठीक है, दूसरा हो गया राज सेवा करने से। तीसरा हो गया खेती करने से, खेती बाड़ी कीजिएगा, फसल उगाइएगा, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, आप धन इकट्ठा कर सकते हैं पर्याप्त रूप में। तीसरा हो गया विद्या, यानी कि आप बुद्धिमान बनिए, पढ़िए लिखिए सीखिए और क्या कीजिए, पढ़ाइए, यानी कि आप एक टीचर बन जाइए, ये भी अच्छी चीज़ है। चौथा हो गया सूद, पांचवा हो गया आपका सूद। सूद मतलब क्या कीजिए, आपके पास ऑलरेडी पैसा है, ठीक है,
उस पैसे को आप किसी को दे दीजिए और उसे क्या कीजिए, ब्याज के रूप में आप पैसा लीजिए, ठीक है। पैसा आपका तो वही रहेगा, ठीक है। और उस पैसे से पैसा बनेगा, यानी कि सूद। अब सूद मतलब यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सूद हो गया। और तीसरा हो गया आपका व्यापार। व्यापार मतलब क्या, कि जो आपके देश में है चीज़ें, ठीक है, जो किसी और देश में, ठीक है, और जो आपके देश में नहीं है, उस चीज़ों को आपके देश में ला करके उसको बेचना, तो ये हो गया व्यापार, ठीक है। तो ये जो हो गया, इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो कहते मान लेते हैं जो कि धन इकट्ठा करने का है, तो भिक्षा हो गया, राज सेवा हो गया, खेती हो गया, विद्या हो गया, सूद हो गया और व्यापार हो गया। तो इस 6 जो उपाय हैं, इनमें सबसे अच्छा कौन सा उपाय है? व्यापार ही है सबसे अच्छा उपाय, ठीक है, नो डाउट। तो इसमें लिखते हैं कि इनमें से व्यापार ही साधन सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है। अब यहाँ लिखते हैं कि व्यापार के सभी अनेक प्रकार हैं, ठीक है। व्यापार के भी अनेक प्रकार रहते हैं, उनमें से सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए, ठीक है। यानी कि व्यापार करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी दूसरे देश से वैसी वस्तुओं को ला करके हम क्या करें, संग्रह करें अपने देश में और उसके बेचें, ठीक है, जिस वस्तुओं की हमारे देश में कमी है या वैसा चीज़ नहीं मिलता है, ठीक है। यही सब सोच करके वर्धमान जो थे वाणिकपुत्र ने अपने नगर से बाहर जाने का फैसला किया, ठीक है। और सोचे कि चलिए ठीक है, क्या करते हैं कि हम व्यापार करते हैं और चलते हैं बाहर। तो क्या हुए, वर्धमान क्या हुए, बाहर चल दिए, ठीक है। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया, ठीक है, और रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा 2 बैल उसमें लगवाए उस रथ के अंदर, ठीक है। अब उस जो 2 बैल थे, पहले बैल का नाम था आपका संजीवक और दूसरे बैल का नाम था नंदक, ठीक है। जैसे कि हीरा और मोती आपने सुना होगा, झोड़ी के 2 बैल थे, हीरा और मोती, उसी तरह यहाँ पे 2 बैल हैं, एक संजीवक था और दूसरा था नंदक। चलिए, उसके बाद क्या होता है, वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट से की दलदल में फंस गया, ठीक है। जैसे मथुरा जा रहे थे वो लोग, और जब उनका बैल जब यमुना के किनारे पहुंचा तो वहाँ पे क्या था, नदी तट की दलदल में वो जाकर के फंस गया। कौन सा बैल, संजीवक। तो वहाँ से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। ओहो, अब क्या हुआ, बेचारा बैल जो है कि वहाँ से निकलने की चेष्टा कर रहा होगा, प्रयास कर रहा होगा, तो एक उसका पैर टूट गया, ठीक है, दलदल में। वर्धमान को यह देख कर बड़ा दुख हुआ कि अरे यार ये क्या हो गया, निकले हैं अभी हम व्यापार करने के लिए और देखिए हमारा जो जानवर है उसका पैर ही टूट गया। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। अब 3 रात तक उसने क्या किया, बैल का स्वस्थ होने का प्रतीक्षा किया। अब बात ये बताइए, अब जिसका पैर टूट गया हो बेचारा बैल का, तो उसको 3 रात प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यमुना नदी है, उसके आसपास क्या था, जंगल भी था। तो उनके जो गाड़ीवान थे, जो गाड़ी चलाते थे, उन्होंने कहा कि देखिए कि जो जंगल है इसके आसपास बहुत हिंसक जंतु भी रहते हैं, ये जो हिंसा करते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है, यहाँ उनसे बचने का कोई उपाय थोड़े है, आसपास में लोग भी नहीं है, गांव भी नहीं बसा हुआ है कि हम जाकर वहाँ पर छुप भी सकते हैं। संजीवक के अच्छा होने से बहुत दिन लग जाएंगे, ठीक है। अब संजीवक जो है पैर उसका टूट गया है, जो बैल था, इसको अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे, इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकते, ठीक है। अब इतना दिन रहेंगे, मान लेते हैं कोई जानवर आ जाए था, ठीक है, नदी किनारे और पानी पीने के लिए, तो वो हम पे क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। और ये जो संजीवक बैल है इसका जो है कि बहुत दिन के बाद ये अच्छा होगा। तो इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं। अब अच्छा है कि क्या करते हैं, इसको छोड़ करके हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए एक रक्षक रख दिया और आगे वो चले गए। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है, तो वे भी 2-3 दिन रहे। उसके बाद वहाँ से क्या हुआ, वो भी प्राण बचाकर भाग गए और वर्धमान से जाकर मिले तो उनसे झूठ बोल दिया कि क्या झूठ बोला बता रहे हमको, स्वामी संजीवक तो मर गया। अब बताइए, बेचारा बैल को छोड़ करके वो लोग भाग गए
और वर्धमान बेचारा मिला तो उनको बोले कि देखो तो मर गया बैल, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान को सुनकर ये बड़ा दुख हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था, अब क्या करे बेचारा, चलो ठीक है बैल मर गया। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन में कुछ स्वस्थ हो गया। अब चलिए यहाँ पे संजीवक क्या हुआ, यमुना तट का जो शीतल जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो उसके शरीर में लगा, तो उससे क्या होता, धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगा। ठीक है, किनारे की जो दूब का अगर भाग होता है पशुओं के लिए बड़ा बलदायी होता है। ठीक है, अगर आप कोई पशु रखते होंगे तो एक होता है ना दूब होता है। ठीक है, और दूब का जो आगे वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग, वो जो पशु होते हैं वो जो खाते हैं तो उनके लिए बहुत बलदायी होता है। ठीक है, और उससे ना दूध भी निकलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर ज़्यादा आप खिलाइएगा उसको दूध को काट करके तो आपका पशु भी बहुत ज़्यादा दूध देगा। ठीक है, और वो काफ़ी हष्ट पुष्ट भी रहता है। ठीक, तो ये लिखते हैं यहाँ पे कि किनारे की जो दूब का अग्रभाग होता है वो पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उससे निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हष्ट पुष्ट हो गया। अब क्या हुआ, वहाँ पे नदी था और आसपास क्या था, वैसा दूब हमेशा मिलता था उसको, और वो खाते खाते और जो है कि मांसल हो गया, और उसको मतलब कि अंदर से शक्ति हो गया और हष्ट पुष्ट हो गया। दिन भर नदी के किनारे को सींगों से पाटना और मदमस्त होकर गश्ते हुए किनारों को झाड़ियों में सींग उजलाकर खेलना ही उसका काम था। अब बेचारा संजीवक क्या था, अकेले था, मस्त था, खाने के लिए मिल ही जा रहा, पानी पीने के लिए मिल ही जा रहा है, और वो हष्ट पुष्ट हो ही गया था, तो मस्त अपना घूमते रहता था, खेलते रहता था। एक दिन उसी यमुना तट पर एक पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। ठीक है, अब बेचारा एक शेर आता है उसी वन से निकल करके जिसका नाम रहता है पिंगलक। ठीक है, अब पानी पीने आया वो, वहाँ उसने दूर से ही संजीवक को गंभीर हुंकार सुने। ठीक है, उसने संजीवक को देखा नहीं, लेकिन उसका जो हुंकार होता है उसकी सुनी। देखिएगा बैल जो है चिल्लाता है, ठीक है, तो हुंकार की तरह चिल्लाता है। तो क्या हुआ, पिंगलक जो सुन लिया, जो पिंगलक शेर था उसने क्या किया, सुन लिया कि अच्छा ये बात है। उसे सुनकर वो भयभीत सा हो गया और सिमट कर झाड़ियों में जा छिपा। अब उसका हुंकार सुना तो ये शेर क्या हुआ, भयभीत हो गया, डर गया, यार यार ये कौन सा जानवर है भाई साहब, और जाकर के झाड़ियों में जाकर के छिप गया। शेर के साथ दो गीदड़ भी थे। अब शेर के साथ क्या था, दो गीदड़ रहते थे, चला चपाटी थे उसके, और वो गीदड़ का नाम था, एक का नाम था करकट और दूसरा का नाम था दमनक। अब ये जो जो दो गीदड़ है ना, आगे की कहानी में इसका बहुत नाम आने वाला है। ठीक है, सारा कहानी इसी पर है, ये मित्र है, तो इसका नाम याद रखिएगा। दोनों गीदड़ का, एक करकट है और दूसरा है दमनक। ठीक है, ये दोनों सदा शेर के पीछे रहते थे। अब चला चपाटी था बेचारा, तो शेर के पीछे रहता था। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए कि अरे यार ये कौन सी बात हो गई, ये तो शेर है बेचारा और ये डर के मारे छिप रहा है झाड़ी में। वन के स्वामी के इस तरह भयभीत होकर सचमुच बड़े अचंभे की बात है। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। जो शेर था पिंगलक, वो आज तक ऐसा कभी भयभीत नहीं हुआ था। और करकट और दमनक दोनों गीदड़ जो थे ये देख करके अचंभित हो गए कि यार ये कैसे कैसे हो सकता है भला। दमनक ने अपने साथी गीदड़ करकट को कहा कि हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं, आज वही इस तरह सिमट कर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वो पानी पीने के लिए यमुना तट पर जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है। देखा कि यार हमारा जो स्वामी है वो पानी पीने गया था, प्यासा भी है और डर के भाग गया। यार इससे तो सब पर सारे पशु डरते हैं, जितने भी जंगल में हैं, ये डर के क्यों भाग गया। तो करकट ने उत्तर दिया कि देखो दमनक, कारण कुछ भी हो, ठीक है, हमें क्या, हमें उसे क्या लेना देना है। दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नीति है, इसको भी आप नोट कर लीजिए अगर नोट कर रहे होंगे तो, यानी कि दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। ठीक है, ये कौन बोलता है, करकट बोलता है दमनक को कि देखो दूसरे के काम में क्यों हस्तक्षेप करते हो, अरे राजा है,
पिंगलक डर गया सो डर गया, क्या मतलब है, ठीक है। देखो जो ऐसा करता है यानी कि उसके काम में हस्तक्षेप मत करो, उसके ध्यान मत दो उसकी तरफ, ठीक है। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। अब यहाँ पे देखिए एक नया वर्ड आया है कि एक बंदर था जो तड़प तड़प के मर गया, जो दूसरे के काम में अपना टांग अड़ाया था, ठीक है। तो दमनक पूछता है कि ये क्या बात तुमने कह दी। आपको भी लग रहा हो कि ये बात क्या कह दी है ये नया, ठीक है। अब करकट यहाँ पे एक कहानी सुनाता है, ठीक है। देखिए ये जो पंचतंत्र है इसमें क्या है, कहानी में ही कहानी है, ठीक है। तो कहानी ख़त्म होने वाला कहानी नहीं है, हालांकि ये 5 भागों में बटा हुआ है। तो अब देखिए ये कहानी हम आपको सुना रहे थे, अब इस कहानी में एक और कहानी आपको सुनने को मिलेगा जो क्या है कि करकट सुनाएगा दमनक को, ठीक है। जो करकट गीदड़ है वो दमनक गीदड़ को सुनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कहानी सुनाएगा इसमें क्या है, एक मैसेज मिलेगा। मैसेज क्या मिलेगा इसके अंदर आपको कि दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना है, दूसरे के काम में हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको इसमें मैसेज मिलने वाला है। तो करकट गीदड़ जो है कि दमनक गीदड़ को कहानी सुनाता है। तो कहानी सुनाता है, कहता है कि एक गांव में जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था, ठीक है। एक गांव था और जंगल था बगल में और वहाँ पे क्या हो रहा था, मंदिर बन रहा था, ठीक। तो वहाँ के जो कारीगर थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो भोजन करने के लिए दोपहर में गांव में आ जाया करते थे, ठीक है। काम को छोड़ करके वो आ जाया करते थे अपने गांव में और खाना खा के फिर चले जाया करते थे, ठीक है। एक दिन जब वे गांव में आ गए हुए थे तो जंगल से क्या हुए, कुछ बंदरों का दल उधर से घूमता हुआ वहाँ पे आ गया जहाँ पे कारीगर का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहाँ नहीं थे, यानी कि वो खाना खाने गए थे अपने घर पे, ठीक है, यानी गांव में। बंदर ने इधर उधर उछलना और खेलना शुरू कर दिया। बंदर का जो स्वभाव होता है खेलना, उछल कूद करना, तो वो करने लगे। वहाँ एक कारीगर जो है कि क्या किया हुआ था, आधा चीरने के बाद उसमें कील वहीं फंसा दिया था, ठीक है। कोई लकड़ी था वहाँ पे, लकड़ी का काम भी चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ, सहतीर को, यहाँ पे सहतीर लिखा हुआ है, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ था जो कि उसको काटते हैं ना, फाड़ते हैं, तो उसको क्या होता है, थोड़ा सा उसमें कील डाल दिया था कि बाद में क्या करेंगे, फिर इसको हम आकर के काट देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कील फंसा देता है ताकि बाद में फिर हमें परिश्रम ना करना पड़े, ठीक है। तो उसमें कील फंसा कर वो चला गया था। एक बंदर को यह कौतूहल हुआ कि अरे यार ये कील क्यों फंसाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तब आधे चिरे हुए सहतीर पर बैठकर वह अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने लगा, ठीक है। अब वो जो कील तो उसमें लगा हुआ था उसको क्या हुआ, वो खींचने लगा था। कील बहुत मजबूती से वहाँ गड़ित हुई थी, ठीक है, इसलिए बाहर नहीं वो निकली, ठीक है। अब चूँकि जो है कि लकड़ी है और कटा हुआ है, ठीक है, अब अंदर से उसको फाड़ रहा है अंदर से, तो क्या हुआ, बहुत दोनों तरफ से दबाव रहेगा, उसमें क्या कील डाल दिया गया है और उसमें क्या है, उसको कील को खींचने का वो प्रयास कर रहा है बंदर। तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा, बहुत मेहनत लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो बंदर किसी भी तरीके से उसको निकालने में कामयाब रहता है, ठीक है। और इसी बीच होता क्या है कि बंदर का जो पूँछ है, वो जो जगह होता है, तो कील तो निकाल लेता है लेकिन उसका पूँछ जो है कि उसी के अंदर जाके चला जाता है और वो जो दोनों पार्ट होता है, जो कील निकलता है और दोनों तरफ से लकड़ी का, तो वो क्या होता है, वो चाँप लेता है। तो उसमें क्या होता है, बंदर का पूँछ भी उसमें चंप जाता है, ठीक है। किंतु उसके निकालते ही बंदर का पिछला भाग जो है कि सहतीर के चिरे हुए दोनों भागों के बीच आकर के चिपक जाता है, ठीक है। अभागा बंदर वहीं तड़प तड़प के मर जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि कभी भी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ठीक है। तो यहीं भी यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि जो दमनक बंदर करटक बंदर जो बोलता है दमनक बंदर को कि देखो वो तो पिंगलक राजा जो है, शेर है, उसका अपना काम है यार, जाने दो, वो जो कर रहा है करने दो उसको, उसकी मर्जी, ठीक है। उसके फटे में टांग मत अड़ाओ, ठीक है। उसके काम से, अपने काम से काम लो, उसके काम में टांग मत अड़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बंदर है वो क्या होता है कि अपना काम नहीं करता है, बल्कि जो देखता है कि वो काम क्या काम कर रहा है कारीगर, ठीक है, इसमें कील क्यों डाला है, तो कील निकाल देता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है उसमें, क्या होता है उसमें, उसका
पूँछ फंस जाता है और वो बेचारा छटपटा के वहीं मर जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कभी भी किसी के फटे में टांग मत अड़ाइए, कि कभी भी किसी के जो है कि दूसरे काम में हस्तक्षेप मत कीजिए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग मित्र भेद तंत्र के अंतर्गत अनधिकार चेष्टा नाम का ये कहानी का अंत कर चुके हैं, यहाँ तक सीख चुके हैं। और इससे हम लोग सीखे हैं कि दूसरे के काम में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना मूर्खता है। ठीक है, आगे की कहानी हम लोग कंटिन्यू करेंगे दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए यहीं तक, जय हिंद।